हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल जेई की प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, जो अभी भी सोच रहे हैं जेई की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए। सो दीज आर सम की पॉइंट्स मैं बताना चाहती हूँ जो हर किसी को पता होने चाहिए प्रिपरेशन शुरू करने से पहले। तो फर्स्ट थिंग है, तो यहाँ पे दो एग्ज़ाम हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस। आपको शुरू में ही इस चीज़ को फिगर आउट कर लेना कि आप बने किसके लिए हैं। आपको जेई मेंस पे फोकस करना है या जेई एडवांस पे फोकस करना है। शुरू में आपको लगेगा नहीं हम दोनों कर ले, हमें लगता है कि हम सीधे जेई एडवांस क्रैक करेंगे, जेई मेंस से क्या होता है ये और वो। शुरू में इतना सारा जोश होता है ना, तो हमें लगता है नहीं हम तो सीधे आईआईटी बॉम्बे जाएंगे। लेकिन जितनी जल्दी हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर ले कि हम जेई मेंस वाले बच्चे हैं या जेई एडवांस वाले, उतना ही हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिसका मेन टारगेट जेई एडवांस है उसको जेई मेंस जेई एडवांस दोनों साथ में कंसिस्टेंसी से शुरू से ही पढ़ना होगा। दोनों के सिलेबस में इतना फ़र्क नहीं है, बट दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जो बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है एक्सक्लूसिवली एडवांस के लिए, जो उसको आईआईटी में ही जाना है एंड ही इज़ वेरी मच प्रिपेयर्ड अबाउट इट, उसको डे वन से ही उसी तरीके की प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। एक साल की पढ़ाई में समझ में आ जाएगा कि वो जेई मेन वाले कैंडिडेट हैं या जेई एडवांस वाले। सो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बिफोर स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम स्टडी द एग्ज़ाम। जेई का एग्ज़ाम टफ तो है, कंपटीशन भी है, बट इस एग्ज़ाम को जितना जल्दी आप इस एग्ज़ाम को जितना अच्छे से आप पढ़ लेंगे, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा उस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने में। मीन्स आपको थरोली पता होना चाहिए कि जे इतने सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं जेई मेंस के, इतने सारे पेपर आपके पास हैं। आपको पहले से ही इस चीज़ को एनालाइज कर लेना है कि जेई क्वेश्चंस पूछता कैसा है। मतलब जब हमें प्रिपेयर एक पैटर्न फॉलो करता है, जेई मेंस एक पैटर्न फॉलो करता है और जेई एडवांस भी एक पैटर्न फॉलो करता है। पुराने पास्ट ईयर एग्जाम्स उस पैटर्न को एनालाइज कीजिए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेई मेन इज़ अ गेम ऑफ स्पीड, JEE Advanced is the game of your logical thinking aptitude. It's a more harder part. और JEE Mains का harder part है that questions will not be that tough, but यहाँ पर main important है आपकी speed. तो पहले से एग्ज़ाम को एक बार पैटर्न को एनालाइज कर लेना, क्वेश्चन पेपर्स को आप पहले से एनालाइज कर, भले आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्या पूछा जा रहा है, बट एक काइंड ऑफ पैटर्न को एनालाइज कर लीजिए। और उन चैप्टर्स के बारे में, जो चैप्टर्स आपको शुरुआत में आपको सारे पढ़ने, पर किन का कौन से चैप्टर्स हैं जो मेन फोकस में होने चाहिए, क्योंकि एंड में आपको पता चलता है जिन चैप्टर्स में आपने फोकस नहीं किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। और फिर जेईई इज़ एन एग्ज़ाम ऑफ कंसिस्टेंसी। अब यहाँ बात आती है कंसिस्टेंसी की। ऐसा शुरुआत में इतना ज़्यादा खुशी और इतना ज़्यादा जोश होता है आईआईटी में जाने का कि हम शुरू में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उसके बाद सीधे दैट्स एन एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन आ जाता है हमारी पढ़ाई में। तो वो नहीं होना चाहिए। जेईई कंसिस्टेंसी का एग्ज़ाम है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो यू विल गेट अ फार बेटर रैंक। कंसिस्टेंसी मतलब डे वन में जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, जितने एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, लास्ट डे तक भी हमें उतने ही एफ़र्ट्स लगाने जो हर कोई मेंटेन नहीं कर पाता। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की। सेकेंड, जब जेईई मेंस अगर हम फोकस कर रहे हैं तो स्पीड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कई लोगों को क्वेश्चंस बनते हैं बट स्पीड की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो फ्रॉम डे वन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए। मैं कह रही हूँ कभी भी कोई क्वेश्चन बिना टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लगाइए ही मत। ये आपको बहुत लेटर जब आप मॉक टेस्ट दोगे कहीं, तब आपको ये एनालाइज होगा, लेकिन आप शुरू से ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको मॉक टेस्ट में काफ़ी ईजी होगा। थर्ड चीज़ थिंग इज़ रिवीजन। आपको रिवीजन कभी नहीं छोड़ना है। आप एक बना लीजिए दैट आई एम स्टडिंग दिस मच, इस वीक में ये इतना पढ़ना है, तो इस डे मुझे रिवीजन करना है। रिवीजन छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। जेईई मेंस का एग्ज़ाम बहुत इजी लगेगा आपको तब जब लास्ट डे आपको सारे कंसेप्ट दिमाग में होंगे। सो थिंग इज़ नोट मेकिंग। वेन एवर यू आर स्टडिंग, मतलब ऑनलाइन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ऑनलाइन वीडियोज़ लेक्चर देख रहे हो, कुछ भी है, आपको PDF मिला है, कुछ भी मिला है, आपको अपने पर्सनल नोट्स बनाने हैं। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स। नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने पर्सनलाइज नोट्स बनाएं। कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ने में 10 घंटे नहीं लगा, मतलब यू हैव टू स्टडी। अब आपको मेजर जो अब इस बैच के साथ ये है कि यू हैव टू स्टडी अलॉट ऑनलाइन। तो आपको PDF भी मिलेंगे, आपको शीट्स भी मिल जाएंगी, थ्योरीज भी मिल जाएंगी, लेकिन आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज़
जब आप द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर मटेरियल, स्टिक टू योर मटेरियल। अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, उधर का मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसी मटेरियल पे स्टिक करें। शुरू में क्या होता है हम 10 जगह का मटेरियल सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं होता एक चैप्टर के NCERT के क्वेश्चंस भी करने का। सो एक पेस समझ में आता है, एक पेस बना के चलिए। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज अब बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारी जगह से आराम से मटेरियल मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं सारी जगह के आप प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं, सारी जगह के DPP लगा रहे हैं और ये बुक भी कर ली वो बुक भी कर ली, इट वोंट बी गुड अगर आप वो बुक रिवाइज ना कर पाएँ। अगर आप एक डिसेंट बुक ले रहे हैं और कोचिंग का मटेरियल ले रहे हैं, उतना ही काफ़ी है, उसी को अच्छे से लगाएं और उसी को रिवाइज करें। जब भी कोई नया क्वेश्चन मिल रहा है, मैं कह रही हूँ नोट्स में उसको लिख लो, उसको नोट्स में ऐड कर लो। जब भी नोट्स रिवाइज करो उस क्वेश्चन को भी रिवाइज करो, बिकॉज JEE मेंस में यही काम आएगा। अगर आपको क्वेश्चन ही याद हो जाएंगे तो कई बार तो उतनी मेहनत लगेगी ही नहीं JEE मेंस में, अगर आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट एकदम रिवाइज रहेगा तो। क्योंकि मेन काम ये होता है ना, सिलेबस सब कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन सब JEE नहीं निकाल पाते। उस सिलेबस को दिमाग में याद रखना, उस तरह के क्वेश्चंस को दिमाग में रखना, हज़ारों कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको दिमाग में रखना और उनको अप्लाई करना आना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं जाना है, बहुत सारे मटेरियल नहीं सॉल्व करने, जो भी मटेरियल सॉल्व करें हम उसमें स्टिक रहेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बर्नआउट ना होना, इट्स जस्ट फ्रस्ट्रेट ना होना है, क्योंकि ये 2 साल है, बहुत हेक्टिक है, सब कहेंगे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बट टेक अ ब्रेक। आप ब्रेक आराम से लें, आपको बर्नआउट नहीं होना है। दिन में कोई एक एक्टिविटी ऐसी इंक्लूड कर लो जिसमें मज़ा आता है, फिज़िकल एक्सरसाइज भी हो जाती है एंड विच यू रियली इन्जॉय। क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम सिर्फ पढ़ाई 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 करेंगे तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमें मन नहीं करेगा पढ़ाई करने में और स्ट्रेस हो रहा होगा इस चीज़ का कि हम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ द थिंग। सो टेक एन एक्टिविटी, गाना सुनना है या खेलने जाना है, 1-2 घंटे से कुछ नहीं होता, 1-2 घंटे से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेटिंग योर टारगेट्स। जब भी बच्चे ना JEE नई तैयारी करना शुरू करते हैं, दे हैव दिस वन टारगेट, IIT बॉम्बे CS, सबका यही टारगेट होता है, IIT बॉम्बे CS। ये अननेसेसरी टारगेट्स मत सेट करो कि इतनी से इतनी रैंक लानी है, इतना से इतना करना है। जस्ट ट्राई, यू हैव दिस डे और इस 24 आवर्स में कितना मैक्सिमम पोटेंशियल हम डाल सकते हैं उतना डालेंगे। हर एक दिन को टारगेट लेके चलेंगे, ना कि लास्ट डेस्टिनेशन पे फोकस रखना है। हमें हमारी जर्नी पे ध्यान देना है। हर एक दिन टारगेट देंगे कि इस 24 आवर्स में हम कितना बेस्ट कर सकते हैं, उतना अपना बेस्ट करेंगे एंड अगर हम अपना बेस्ट देंगे हमें अच्छी रैंक मिलेगी। बट इफ़ यू आर सेटिंग दिस अननेसेसरी टारगेट, AIR1, सबको AIR1 आना है बट हर कोई नहीं आएगा, तब फिर जो भी मिलेगा उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी अगर ये टारगेट रहेगा तो। सो जस्ट हैव दिस टारगेट कि आपको अपने 24 आवर्स बेस्ट देने हैं और हर दिन इम्प्रूव करना है। आज दिन इतने क्वेश्चंस लगा लिए इतने टाइम में, कल इससे ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने उतने टाइम में। सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू फिगर आउट इन दिस 2 years. I hope you find this video helpful. Thank you for watching me. I think it might help you. अगर इस चीज़ के अगर JEE की प्रिपरेशन शुरू करी है, कुछ क्वेरीज हैं, so you can also put it in the comment box and thank you for watching. Bye bye.